हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं शिल्पी और मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री एंड सिविक्स। और हमारी अब नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो गई है। हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। प्लीज आप लोग हिस्ट्री प्लानर वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, किस सीक्वेंस में मैं आपको वीडियो देने वाली हूँ और किस सीक्वेंस पे हम यूनिट्स कवर करेंगे, ठीक है। और जो कि आपके क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह से सॉल्व भी कर देगी, ठीक है। तो आप उसको प्लीज देख लीजिएगा प्लानर वाला वीडियो। उसकी लिंक मैं नीचे वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लेना, ठीक है। अदर देन दैट अब हमारा नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो गया है विच इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है। तो अब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पर मूव कर रहे हैं। समझना, अभी तक हम इंडियन हिस्ट्री पर काम कर रहे थे, अब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पर मूव कर रहे हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री में 1914 के अराउंड 1914 के अराउंड क्या क्या चीजें चल रही थी उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 यूनिट 3 से, विच इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, जो कि 1914 से 1918 तक चलती है। अब कोई वॉर हुई है तो देयर मस्ट बी सम रीजन। एज आई टोल्ड यू, हिस्ट्री में कभी भी वॉर एक दिन में नहीं होती। देयर मस्ट बी सम इवेंट्स, देयर मस्ट बी सम रीजन, सम कॉजेज एंड देयर मस्ट बी सम इम्पैक्ट ऑफ दी वॉर। वो इम्पैक्ट आपको इंडियन फ्रीडम पर भी दिखाई देंगे, जो कि मैंने आपको बताए भी थे, ठीक है। नेशनलिज्म की ग्रोथ में भी कुछ पार्ट प्ले करेंगे, तो वो सब भी मैं आपको अभी इंटरलिंक करूंगी चीजों को। डोंट वरी, सब इंटरलिंक करूंगी। डोंट फील लाइक कि कैसे क्या होगा, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब हम पहले देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर में एग्जैक्टली हो क्या रहा था, व्हाट वाज द कॉजेस, रिजल्ट क्या हुआ, क्या क्या चीजें फॉर्म हुई, कौन से कंट्रीज थे कि वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थे। और एक और चीज कि वर्ल्ड वॉर इसको क्यों कहा गया। नॉर्मली वॉर तो बहुत सारी हो रही थी, बट इसको वर्ल्ड वॉर क्यों बोला गया ये भी हम देखेंगे, ठीक है। देयर मस्ट बी समथिंग जिसलिए वर्ल्ड वॉर बोला गया। और क्या क्या चीजें इसमें हुई वो सारी चीजें आज के वीडियो हम देखेंगे, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में ऑलरेडी कॉलोनियल सिस्टम बना चुके थे। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको इंडिया वाला पार्ट तो पढ़ा ही रही हूँ ना साइड बाय साइड। बाकी का जो सेकेंड यूनिट बची है वो हम बाद में पढ़ेंगे। आप प्लीज प्लानर देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स इंडिया पर अपना पावर रखे हुए थे, ठीक है। उन्होंने क्या कर रखा था, इक्वायर कर रखा था इंडिया को। बहुत सारी जगह पर अपना कॉलोनियल सिस्टम लेकर आ रहे थे, एशिया में, अफ्रीका में, हर जगह पर। तो अब देखो, अगर ब्रिटिश ही सिर्फ अपना एम्पायर बना रहा है तो क्या और कंट्रीज ऐसा ट्राई नहीं कर रहे होंगे? क्या सिर्फ ब्रिटिश ही होगा जो कि अपना अपना एम्पायर बना रहा होगा अदर देन अदर कंट्रीज में, एशिया में, अफ्रीका में, इंडिया में? क्या और कंट्रीज ऐसा नहीं कर रहे होंगे? डेफिनेटली कर रहे होंगे। तो जब और कंट्रीज भी सुपर पावर बनने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एक वॉर क्रिएट होगी ना, एक बेस क्रिएट होगा वॉर का। समझ आई बात? तो सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं, और भी कंट्रीज वाज इन्वॉल्व इन दिस, जो कि ऑटोनॉमी बनना चाहते थे, पावर बनना चाहते थे, जहां वो अपनी कैपिटलिस्टिक चीजों को बढ़ाना चाहते थे। तो इसलिए क्या होगा कि एक वॉर का माहौल आ जाएगा। कैसे आएगा, क्या क्या इवेंट्स होंगे, कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे, एंड एट द एंड हु विल बी द सुपर पावर, वो भी देखेंगे। अच्छा, यू नो वो हु इज द सुपर पावर प्रेजेंटली? कमेंट करिएगा। नहीं पता है तो भी वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि सुपर पावर एग्जैक्टली प्रेजेंट में कौन है और उस टाइम पे कौन था, ठीक है। चलो, लेट्स बिगिन द चैप्टर। इन 1914 अ वॉर बिगिन, ठीक है। इन 1914 अ वॉर बिगिन, वन सेकेंड, अ वॉर बिगिन इन यूरोप, ठीक है। यूरोप में एक वॉर बिगिन हो रही है। कैसे हो रही है? ब्रिटिशर्स जो है वो तो अपना कॉलोनियल सिस्टम हर जगह पे ला रहे हैं, एशिया में, अफ्रीका में, हर जगह पर, ठीक है। लेकिन यूरोप में और भी कंट्रीज थे, देवर लाइक हम भी तो सुपर पावर बन सकते हैं, सिर्फ ब्रिटिशर्स ही क्यों। तो इसके लिए बहुत सारी वॉर होगी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, यूरोप में। तो देखो, 1914 में एक वॉर स्टार्ट हो जाती है, कहां पर? यूरोप में, which soon engulfed almost all the entire world within the battles fought in Europe, Asia, Africa, and the Pacific region. Because of the unprecedented extent of its spread, impact, and damage, and its total nature, it is known as the First World War. यहाँ पे वर्ल्ड होगा, ठीक है। अब देखो, यूरोप बड़ा कॉन्टिनेंट है, वहां पर ब्रिटिशर्स तो थे ही जो कि अपना कॉलोनियल सिस्टम हर जगह पर ला रहे थे। यूएसए भी पहले उसने अपने एक्वायर कर रखा था, बाद में यूएसए को फ्रीडम मिली थी, रिमेंबर। इंडिया में तो अभी फ्रीडम नहीं मिली है, अफ्रीका में भी नहीं मिली है, बहुत सी जगह पर अभी भी उसका चल रहा है पावर, ठीक है, कॉलोनियल सिस्टम चल रहा है। अदर देन दैट यूरोप में और भी कंट्रीज थे जो क्या करते हैं कि जो ट्राई करते हैं कि हमारा पावर भी डेवलप हो जाए, कहाँ? एशिया में, अफ्रीका में, पैसिफिक के कुछ आइलैंड्स में। तो जब इस मेजर लेवल पे कंट्रीज कंट्रीज फाइट करने लग जाए ना सुपर पावर के लिए,
जब कंट्रीज कंट्रीज फाइट करने लग जाएं और जिनका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड दिखाई दे, इम्पैक्ट क्या होंगे वो भी हम पढ़ेंगे कि इम्पैक्ट एग्जैक्टली हो क्या रहे हैं और वर्ल्ड वाइड कैसे पड़ रहे हैं। इम्पैक्ट जब वर्ल्ड वाइड पड़ने लगे किसी वॉर का, ठीक है, आपका वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम क्रिएट हो या वर्ल्ड वाइड कॉजेज क्रिएट हो या इम्पैक्ट क्रिएट हो, तो समझ लेना दैट इज द वॉर विच इज वर्ल्ड वॉर। तो ऐसी ही वॉर क्रिएट हुई 1940 में यूरोप में, कई सारे कंट्रीज ने मिलकर के लड़ाई की, आपस में बहुत सारे ग्रुप्स बने, लड़ाई शुरू हो गई और वो कहलाई आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब देखो कॉजेज क्या थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो स्टार्ट हो गई, अब उसके कुछ कॉजेज भी तो होंगे डेफिनेटली। हर वॉर के देयर मस्ट बी सम इवेंट्स एंड सम कॉजेज, एज आई टोल्ड यू, और उसके बाद उसके कुछ इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, तो कॉजेज देखो, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म मतलब क्या है? नेशनलिज्म की ग्रोथ तो हर जगह हो रही थी, ठीक है, नेशनलिज्म की आपको मैंने डेफिनेशन भी बताई हुई। नेशनलिज्म की फीलिंग क्या है? दैट फीलिंग ऑफ यूनिटी, दैट फीलिंग ऑफ यूनाइटेड, वो आपको क्या होती है? नेशनलिज्म कहलाता है। कि आप अपनी कंट्री के लिए यूनिटी फील करके आप दूसरे को रिपल करते हो कि आप लोग हटो यहाँ से, दिस इज माई कंट्री आई विल सेव इट। तो वो क्या हुई? आपकी नेशनलिज्म की फीलिंग हुई। अब मान लो, ठीक है, ये देखो, नेशनलिज्म रिफर्स टू द सेंस ऑफ यूनिटी फेल्ट बाय द पीपल हु शेयर अ कॉमन हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड कल्चर। ठीक है, अपने कंट्री के लिए आपने यूनिटी फील कर ली कि हमारा कंट्री है, सेम चीजें, सेम कल्चर, सेम वैल्यूज है, फाइन। मान लो कि जो आपका नेशनलिज्म है वो एग्रेसिव हो गया। एग्रेसिव मतलब क्या हुआ? एग्रेसिव नेशनलिज्म का मतलब हुआ कि आप अपने कंट्री से तो प्यार कर रहे हो, अपने कल्चर से तो प्यार कर रहे हो, बट दूसरे कंट्री के कल्चर, प्यार और हर चीज को आप क्या कर रहे हो? हेट कर रहे हो। दैट मीन्स अपनी कंट्री से प्यार और दूसरी कंट्री पे हेट का आप प्रोविजन कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? हेट स्प्रेड कर रहे हो अदर कंट्रीज के लिए। जस्ट लाइक आपकी जो कोरिया, साउथ कोरिया वाला पार्ट है, वो लोग क्या करते हैं? ऐसे ही करते हैं। उनका यही, नॉर्थ कोरिया वाला सॉरी, उनका भी यही एजेंडा रहता है कि अपनी कंट्री से प्यार करो, अदर देन दैट जो कंट्रीज है उनको हेट करो हर जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि एग्रेसिव नेशनलिज्म जो है वो आ गया था सबके अंदर। ठीक है, कि अपनी कंट्री को प्यार करो, दूसरे को हेट करो। अब जब एग्रेसिव नेशनलिज्म आ जाता है, देन दिस ऑल्सो लेड टू द राइज ऑफ इंपीरियलिज्म। दैट मीन्स द नेशनलिज्म रिलेटेड टू इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग है, बट जब वो एग्रेसिवली आपकी कन्वर्ट हो जाती है तो वो आपकी नेगेटिव फीलिंग विच इज इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म समझ आया क्या है? अदर देन दैट देखो क्या हुआ। Imperialism refers to the state policy or practice by which a powerful nation establishes its control over another country, either by direct territorial acquisition or by gaining political and economic control. अब इंपीरियलिज्म में क्या आ गया कि एग्रेसिवली आप क्या करते हो? अपने नेशनल को, अपनी यूनिटी को, अपने कल्चर को किसी और कंट्री, किसी और कल्चर, किसी और जगह पर थोपते हो। ठीक है, आप फोर्सफुली वहां पर चीजों को अप्लाई करते हो और उनको हेट करते हो। जस्ट लाइक ब्रिटिशर्स इंडिया में क्या कर रहे थे? वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे थे, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे थे, अपने कंट्री का बेनिफिट कर रहे थे, लेकिन हमारे कंट्री को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, हेट कर रहे थे, कल्चर, वैल्यूज, हर चीज। तो वो इंपीरियलिज्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो फीलिंग थी ना एग्रेसिव नेशनलिज्म की, एग्रेसिव नेशनलिज्म आपका यहाँ पर डेवलप हो गया। अब जब एग्रेसिव नेशनलिज्म आया तो इंपीरियलिज्म की फीलिंग आ गई। तो ये क्या हुआ? एक कॉज बन गया आपका वर्ल्ड वॉर वन का, कि सारे कंट्रीज क्या करने लगे कि हमारा वाला अच्छा है, हमारा वाला अच्छा है, बाकी से हेट करो। इस चक्कर में क्या हुआ कि भाई वर्ल्ड वॉर वन का बेस क्रिएट हो गया। ठीक है, अब देखो, जहां पर ये लोग लड़ाई करते थे, जिन जगहों को जहां पर अपना ये एक्वायर कर लेते थे, एम्पायर बना लेते थे, उन जगह को कहा जाता था कॉलोनी। एज आई टोल्ड यू, ब्रिटिशर्स का क्या था? कॉलोनियल सिस्टम चल रहा था ना, तो उन जगह को कहा जाता था कॉलोनीज। ठीक है, तो कॉलोनी कहलाती थी वो जहां पर वो अपना पावर दिखाते थे या फिर एक्वायर कर लेते थे। ठीक है, जहां पर उनका एम्पायर होता था। अब देखो, कॉलोनीज प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल, चीप लेबर, एग्रीकल्चर लैंड एंड ट्रेडिंग पोर्ट टू द इंपीरियल नेशनल। England and France had built up huge colonial empire in Asia and Africa. कॉलोनीज फॉर्म हो गई और एशिया और अफ्रीका में मेजर लेवल पे कॉलोनीज थी, जो कि किसने बनाई थी? आपकी ब्रिटेन ने, फ्रांस ने। ब्रिटेन और फ्रांस एकदम टॉप पे चल रहे थे कॉलोनियल सिस्टम में। उन्होंने पूरी तरह से अपनी मार्केट को कैपिटलाइज करने के लिए हर जगह पर अपना एम्पायर बना रखा था, आर्मी से, इकोनॉमिकली कैसे भी करके सप्रेस कर रखा था।
ठीक है। इफ यू रिमेम्बर, अफ्रीका में गांधी जी भी तो लड़ रहे थे ना, वहां भी तो चल रहा था इश्यूज लेबर वाला, ये सारी चीजें। ब्रिटिशर्स वहां भी तो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो अफ्रीका में, आपके इंडिया में, एशिया में इतना ज्यादा कॉलोनियल सिस्टम हो गया था, और ब्रिटिशर्स और फ्रांस का वहां पर क्या था, पावर था। ठीक है, वो पावर में थे। ठीक है। अब क्या होता है देखो, other than that, Germany, Italy, Russia, and Japan also wanted to increase their sphere of influence and create their colonies in Asia and Africa. अब एशिया एंड अफ्रीका में ब्रिटिशर्स और यूरोप तो पावर कर ही रहा था, यानी कि ब्रिटिशर्स और फ्रांस तो पावर कर ही रहा था। अब जो अदर कंट्रीज हैं, क्या उनको मन नहीं करेगा कि हम भी पावर में आ जाए? ऐसा कौन होगा जिसको पावर में रहना पसंद नहीं होगा, है ना? तो हुआ क्या कि यहाँ पर जर्मनी, इटली, रशिया और जापान ये भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि हम भी अपना पावर सुप्रीमेसी जनरेट करते हैं, चलो हम भी एशिया और अफ्रीका में अपना सिस्टम लेके जाते हैं। अब जब जहां पर ब्रिटिशर्स और फ्रांस ऑलरेडी अपना एम्पायर बनाकर बैठे हैं, और कंट्रीज अगर आ जाएंगे तो लड़ाई तो होगी ना, कि आप मेरी वाली जगह पे क्यों आ रहे हो, मेरी कॉलोनी में क्यों आ रहे हो, मेरी कॉलोनी ऑलरेडी मैंने पावरफुल कर रखी है ना, मैंने अपना बना रखा है ना, आप क्यों आ रहे हो? तो लड़ाई का बेस जनरेट हो गया, क्योंकि और कंट्रीज भी अब चाह रहे थे कि उनका कॉलोनियल सिस्टम भी डेवलप करे, वो भी सुपर पावर में आए, जस्ट लाइक ब्रिटिश एंड फ्रांस। ठीक है, अब ये कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो गए, तीन चार। देन क्या होता है देखो, द यूरोपियन पावर बिगिन टू स्क्रैम्बल फॉर expanding their economic and political empire. People felt convicted that international problems could only be solved through militarism. अब इन्होंने क्या सोचा कि पावर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तभी क्या होगा कि हमारा कॉलोनियल सिस्टम बढ़ेगा। ठीक है, अदर देन दैट क्या हो गया था कि इसकी वजह से यूरोप में क्या होगा, जब आप अलग अलग कंट्रीज लड़ने लगोगे पावर के लिए किसी एक जगह पे, तो आप में तो क्या हो जाएगा, एक्सपैंडिंग हो जाएगी ना चीजों की, आप अलग अलग हो जाओगे ना, यूनिटी तो रहेगी नहीं। अब यूनिटी तो खत्म हो गई, यूरोप में बची नहीं यूनिटी, क्योंकि सारे कंट्रीज लड़ने लग गए किसके लिए, एशिया अफ्रीका पे, हमें चाहिए, हमें चाहिए ये, हमें ये चाहिए, तो इस तरीके से लड़ाई होने लग जाएगी। तो जब लड़ाई होने लगी तो यूरोप में क्या हुआ, बहुत सारे आपके क्या हो जाएंगे, स्क्रैम्बल फॉर एक्सपैंडिंग देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एम्पायर। इसके लिए क्या हो गया, यहाँ पर आपके जो भी चीजें थी वो सब गलत होने लगी, लोगों की यूनिटी खत्म हो गई, कंट्रीज आपस में वॉर करने लग गए। क्यों? क्योंकि उन्हें एक्सपैंड करना था अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर। ठीक है, अदर देन दैट देखो क्या होता है, लोगों को लगने लगता है कि अब सुपर पावर बनने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है। क्या? आप अपनी आर्मी से, अपने आर्मामेंट से, अपनी फोर्स से किसी जगह को एक्वायर कर लो, यानी कि मिलिट्री का पावर जो है वो अगर मैंने बढ़ा लिया तो मैं दूसरी कंट्री से ज्यादा ऊपर हो जाऊंगा, ये उनकी फीलिंग आ गई। ठीक है, बेस क्या था कि भाई दूसरे कंट्रीज को देख करके हमें ऐसे हो रहा था कि हम अपना भी पावर बना लें, और हमें ये रियलाइज हुआ कि अगर हमारी फोर्स अच्छी होगी, आर्मी अच्छी होगी, जस्ट लाइक ब्रिटिशर्स, तो हम इजिली दूसरे कंट्रीज को अपने अंडर कर सकते हैं। ठीक है, अदर देन दैट देखो फिर क्या, race of armaments. Every major power began stockpiling armaments in the name of self-defense and perseverance. Sorry, preservation of peace. As a result, if one country increased its armaments, other countries were compelled to do the same. अब क्या हो रहा है, आप सुपर पावर बनना चाह रहे हो, आपस में लड़ रहे हो, आप जब लड़ रहे हो तो आपको लगता है ना कि मेरे पास जितनी ज्यादा फोर्स होगी, जितनी ज्यादा आर्मामेंट्स होंगे, जितनी आर्मी होगी, दूसरा मुझसे डरेगा। ठीक है, और आपको ये भी डर लग रहा है कि कहीं उसके पास ज्यादा आर्मी निकल आई तो हम तो सप्रेस हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, एक लड़ाई करने लगोगे कि आर्मी बढ़ाने की, आप क्या करोगे, एक लड़ाई करने लगोगे आर्मामेंट्स बढ़ाने की, वेपन्स बढ़ाने की। तो ये वाली लड़ाई स्टार्ट हो गई। लोगों ने क्या किया कि रेस लगा दी आर्मामेंट्स की, और सभी ने कहा हम बचाव के लिए कर रहे हैं, हम अपने डिफेंस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अगर उनके पास बहुत सारी आर्मी है तो वो हमें भी एक्वायर कर सकते हैं, हम पे लड़ सकते हैं, हमारे लोगों को खत्म कर सकते हैं, इसलिए हम डिफेंस के लिए क्या कर रहे हैं, आर्मामेंट्स को इंक्रीज कर रहे हैं। अब रैपिड इंक्रीज ऑफ आर्मामेंट्स इज हार्मफुल। कैसे? अगर आप बॉम्ब पे बॉम्ब बनाते चले जाओगे तो कोई ना कोई तो किसी पर फोड़ ही देगा ना, तो वॉर तो होनी ही होनी। अब वॉर के लिए एक और चीज आ गई, क्या कि आपने आर्मामेंट्स की रेस लगा दी, आपको ये डर में लगाई या आपने सुपर पावर बनने के लिए लगाई, जो भी लगाई, बट आपने क्या किया, वेपन्स, आर्मी, मिलिट्री, ये सारी चीजें बढ़ाई, जिसकी वजह से आपको लगने लगा कि आप पावरफुल हैं। अब अगर मेरी आर्मी बढ़ गई तो मैं सोचू कि मैं पावरफुल हूँ, चलो लड़ाई कर लेती हूँ। ठीक है, तो वैसे ही हर कंट्री ने भी किया। उनको लगा जैसे जर्मनी होगी, जर्मनी की फोर्स बहुत सारी बढ़ गई, तो जर्मनी ने सब पे लड़ाई करना स्टार्ट किया। अब वो लड़ाई करेंगे तो फिर दूसरे लड़ाई करेंगे, वो अभी कौन किससे लड़ेगा वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है,
आप देखो क्या होता है अदर देन दैट, अपनी कॉलोनीज को बचाने के लिए अफ्रीका में और पैसिफिक स्टेट में क्या होता है कि फिर आप क्या करते हो कि एक नेवी को भी बनाते हो, अपनी कौन सी पावरफुल नेवी को भी बना रहे हो। आर्मी में नेवी भी आती है ना, और जिसकी जितनी पावरफुल नेवी होती थी ना, ब्रिटिशर्स की नेवी बहुत पावरफुल थी, रॉयल वाली, इफ यू रिमेंबर। तो वो जो नेवी आपकी अगर पावरफुल है तो आपका पावर ज्यादा होगा, ये भी इनको पता था। क्यों? क्योंकि आप क्या करते थे, आप ओशंस के थ्रू कहीं से कहीं जाते थे ना उस टाइम पर, ऐसे एरोप्लेन तो उस समय चलते नहीं थे, तो शिप्स के थ्रू जाते थे, तो आपकी नेवी जितनी स्ट्रांग होगी आप उतना इजीली किसी और कंट्री में एंटर कर सकते। तो ये सारी भी चीजें थी। बाय 1914 जर्मनी लेफ्ट ब्रिटेन एंड फ्रांस फार बिहाइंड इन मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन आर्म्स। एज आई टोल्ड यू, जर्मनी को ये लगने लग गया था ना कि अब मेरी पावर बढ़ रही है। जर्मनी एक टाइम पे ऐसे आ गया कि ब्रिटेन और यूरोप पीछे रह गए, और जर्मनी एकदम पीक पे पहुंचने लग गया मैन्युफैक्चरिंग में, अपनी चीजों को बढ़ाने में, मार्केट बढ़ाने में, अपनी सुपर पावर बढ़ाने में। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट अभी फिर दिखेगा, देखो। डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू टू हॉस्टाइल ग्रुप्स, एक और रीजन आ गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। यूरोप में ऑलरेडी लोग बिखर रहे थे, यूनिटी खत्म हो रही थी, क्योंकि सबको था कि मैं सुपर पावर बनूंगा, मैं सुपर पावर बनूंगा। अदर देन दैट वहां ग्रुप्स भी फॉर्म हो गए थे। ग्रुप्स तो फॉर्म हो ही जाते हैं यार, देखो कोई लड़ रहा है तो एक दूसरी साइड होगा, एक दूसरी साइड होगा, उसके लीडर हो गए और उसके आसपास कुछ लोग तो होंगे, तो ऐसे करके ग्रुप फॉर्म हो जाता है। तो यूरोप में भी ग्रुप फॉर्म हो गया, देखो कैसे हुआ। फर्स्ट ग्रुप जो था वो था ट्रिपल अलियंस, वेयर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंटर्ड इनटू अलियंस एंड इन 1882 इटली हैज ज्वाइंड। अब देखो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये तीन जो थे वो किसमें थे, इसमें थे। ठीक है, वो तीन किसमें थे, ट्रिपल अलायंस में थे। ठीक है, इसके पार्ट कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये तीनों को याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। तो ये हो गए एक ग्रुप में, ठीक है, कोई बात नहीं। और इटली ने भी उनको बाद में ज्वाइन किया था, ठीक है, इटली ने बाद में ज्वाइन किया था 1882 में। ठीक है, सेकेंड ग्रुप कौन सा था, देखो सेकेंड ग्रुप यूरोप में था ट्रिपल ऑन्टेंट का। तो इसमें क्या था, 1907 में ये फॉर्म होता है, किस लिए, ताकि इसको रोका जा सके। ये तो पहले ही फॉर्म हो चुका है, अब ये जो सेकेंड ग्रुप है ना, ये बाद में फॉर्म होता है इसको रोकने के लिए, यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी को रोकने के लिए। इसमें कौन सी कंट्री है, देखो जरा, इसमें कंट्री है आपके फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया। फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया, अभी मैप दिखाऊंगी मैं आपको, उसमें देखना। ठीक है, ये देखो आपका रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड, ये आपके कौन से हैं जो 1907 वाले पार्ट में आए थे। ठीक है, और आपका जो पहले से अलायंस बना हुआ था वो किसका था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी का बना हुआ था। ठीक है, और इसमें बाद में इटली भी ज्वाइन कर लेता है। समझ आई बात, मैप देख लेना, मैप से पूरा क्लियर हो जाएगा। ये तीन आपके अलग है और ये तीन आपके अलग काम कर रहे थे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब दो ग्रुप फॉर्म हो गए हैं, कहां पर, यूरोप में। अब जब दो ग्रुप फॉर्म हो गए हैं तो डेफिनेटली वॉर और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्रुपिज्म हो गया है अब। ठीक है, नेशनलिज्म तो पीछे छूट गया है, अब ग्रुपिज्म हो गया है। एंड अदर रीजन, अब एक और इमीडिएट रीजन रहता है, जैसे 1857 वॉर में याद है एक इमीडिएट रीजन था इनफील्ड राइफल का कार्ट्रिज का चेंज करना, वैसे ही यहाँ पर एक इमीडिएट कॉज आएगा, सरजेवो क्राइसिस। ठीक है, ये क्राइसिस ऐसा क्राइसिस था कि इसने एकदम हिट कर दिया लड़ाई को, ऑल ऑफ अ सडन लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो इसमें था क्या, Archduke Francis Ferdinand, the heir of throne of Austria-Hungary, was assassinated at Sarajevo, capital of Bosnia, on 28 1914। ठीक है, तो ये जो थे ये आपके थ्रोन के हायर थे, कौन, आर्किड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। इनका पिक्चर देखो, ये क्राइसिस है सरजेवो वाला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। अब ये क्या थे, ऑस्ट्रिया हंगरी में इनका थ्रोन था। ठीक है, होता क्या है सरजेवो में, सरजेवो कैपिटल ऑफ बोस्निया में 1914 में द assassination was organized by secret society called Black Hand। एक assassination होता है सरजेवो में, जो कि कौन सी सोसाइटी करती है, वो सोसाइटी करती है आपकी ब्लैक हैंड। अब ये ब्लैक हैंड सोसाइटी रिलेटेड किससे, वो रिलेटेड थी, इसको यूनियन ऑफ डेथ भी कहते थे, और ये फॉर्म्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट सर्बियन नेशनलिस्ट whose aim was to unite all Serbians into single Serbian state। अब देखो सरजेवो में जो आपके हायर थे, कहाँ के, ऑस्ट्रिया हंगरी के, कौन थे, ये आपके फर्डिनेंड। ठीक है, इनका असैसिनेशन होता है, और कौन सा ग्रुप करता है, ये ग्रुप करता है, ब्लैक हैंड ग्रुप करता है, और ये ग्रुप कहाँ का है, सर्बिया का ग्रुप है। ये क्या चाहता था कि सर्बियंस जो है वो यूनिटी में आ जाए, यानी कि सर्बियन ने समवेयर समवेयर
ऑस्ट्रिया और हंगरी के अगेंस्ट काम कर दिया ना असैसिनेशन करके, तो ऑस्ट्रिया हंगरी का एनिमी कौन बन गया यहाँ पर? सर्बिया बन गया, और यही इमीडिएट कॉज था। ये इमेज आप देख रहे हो, इस इमेज से भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये इमेज क्या आपका डिनोट कर रहा है। ये देखिए, असैसिनेशन ऑफ आपके जो फर्डिनेंड है वो यहाँ पर है गाड़ी में, ठीक है। तो वो किसने किया? आपकी ब्लैक हैंड और यूनियन ऑफ डेथ ने किया, जो कि कहां से बिलोंग करती थी? सर्बियन से बिलोंग करती थी। और आपके जो एक्सट्रीमिस्ट सर्बियन थे ना, जो चाहते थे सर्बियन स्टेट एकदम पावरफुल हो जाए, वो लोग थे, ठीक है। अब इसकी वजह से देखो इमीडिएट कॉज हुआ, इसकी वजह से वॉर बिगिन हो जाएगी, ऑल ऑफ अ सडन वॉर बिगिन हो जाएगी। कैसे? ऑस्ट्रिया सर्व्ड एन अल्टीमेटम ऑन सर्बिया ऑन जुलाई 23 मेकिंग 11 डिमांड्स। सर्बिया एक्सेप्टेड ऑल एक्सेप्ट द लॉस ऑफ सॉवरेनिटी। अब ऑस्ट्रिया और हंगरी एकदम गुस्से में, ऑब्वियसली आप ऐसा काम करोगे तो गुस्से में तो होंगे ही, और उनके पास पावर भी था। तो उन्होंने क्या किया कि ऑल ऑफ अ सडन ऑन जुलाई 23 सर्बिया के अगेंस्ट उन्होंने बोला कि एक अल्टीमेटम दिया, ठीक है, एक अल्टीमेटम दिया, और कितने पॉइंट्स का? ये देखो 11 डिमांड्स दी, ठीक है। उन्होंने बोला कि 11 डिमांड्स हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी क्योंकि आपने ये गलत काम किया है, ठीक है। और सर्बिया ने सब एक्सेप्ट कर ली, बस एक नहीं एक्सेप्ट की, वो थी उसकी सॉवरेनिटी से रिलेटेड। कोई भी कंट्री सब कुछ मान लेगा, लेकिन सॉवरेनिटी पर जब बात आती है तो वो नहीं मानता है, भले ही वो कितना गलत हो। तो ऐसा ही सर्बिया ने भी किया। उसने कहा कि मैं सब मान लूंगा, लेकिन जो आप सॉवरेनिटी को आप लूज करने की बात कर रहे हो, लॉस ऑफ द सॉवरेनिटी, वो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि सर्बिया हमारा है और हम पावरफुल बन के रहेंगे, ठीक है। तो भाई वॉर तो बिगिन हो गई। कैसे? ऑस्ट्रिया हंगरी के अगेंस्ट में सर्बिया चला गया है, ठीक है। अब आगे देखो क्या हुआ। अब ये देखो, ऐसे करके ग्रुपिज्म फॉर्म हो जाएगा। ये ग्रुप अभी हम देखेंगे, पहले नेक्स्ट वाले पीपीटी देखते हैं। देखो, ऑस्ट्रिया एक सेकेंड, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया ऑन जुलाई 28 1914। 23 जुलाई को सर्बिया को उसने 11 डिमांड्स बोली कि आप इन 11 डिमांड्स को फुलफिल कर दो, हम आपको माफ कर देंगे, इट्स ओके, जाओ। लेकिन सर्बिया ने सॉवरेनिटी वाली डिमांड नहीं मानी। तो फिर क्या हुआ कि 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के अगेंस्ट लड़ाई स्टार्ट कर दी। वॉर हैज बिन बिगिन। अब देखो क्या हुआ, रशिया सपोर्टेड सर्बिया। आप मैप देखते हो ना, रशिया में सर्बियन वाला ऊपर साइड में रहता है रशिया के पास। अब रशिया क्या कर रही है कि सर्बिया को सपोर्ट कर रही है। रशिया क्या कर रही है? सर्बिया को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो जब रशिया सर्बिया को सपोर्ट कर रही है तो रशिया डेफिनेटली ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट हो गई, ठीक है। एक तरफ ऑस्ट्रिया, एक तरफ रशिया और सर्बिया हुए 2 पॉइंट, दो इधर हो गए, ऑस्ट्रिया एक तरफ हो गई। अब देखो फिर क्या हुआ, एक और चीज। ऑन अगस्त 1 1914 जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया। अब रशिया से बदला लेने कौन आ गया? जर्मनी। क्रोनोलॉजी समझना, ऑस्ट्रिया आई, ऑस्ट्रिया के बाद ऑस्ट्रिया सर्बिया से लड़ रहा था, सर्बिया से आपका कौन आया? रशिया आया। अब रशिया से लड़ने कौन आया? जर्मनी आया। अब देखो, एंड ऑन अगस्त 3 ऑन फ्रांस। अब जर्मनी ने फ्रांस से भी लड़ाई कर दी, ठीक है। रशिया तो चल ही रहा था एक तरफ, अब दूसरी तरफ फ्रांस से भी लड़ाई स्टार्ट हो गई है, ठीक है। फ्रांस, रशिया और सर्बिया एक तरफ हो गए, ऑस्ट्रिया और आपका जर्मनी एक तरफ हो गया। अब देखो क्या हुआ, ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी ऑन अगस्त 1। अब ब्रिटेन को गुस्सा आ गया, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस एक साथ काम कर रहे थे, अपना पूरा मस्त कॉलोनियल सिस्टम बना रखा था उन्होंने भाई, एशिया, अफ्रीका और पैसिफिक आइलैंड पे। तो ब्रिटेन ने सपोर्ट किया किसको? फ्रांस को, और जर्मनी के अगेंस्ट यहाँ पर लड़ाई कर दी, ठीक है। ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं ना, देख रहे हो, ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं कई सारे कंट्रीज के। अब देखो क्या हुआ, जापान डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। रहा बचा जापान। जापान भी क्या करता है कि जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। जापान भी अब रशिया, सर्बिया और आपके ब्रिटेन के साथ में काम करने लग गया। अदर देन दैट देखो क्या हुआ, टर्की एंड जो बुल्गारिया थे ना, उन्होंने जर्मनी का साइड लिया। टर्की और बुल्गारिया ने जर्मनी का साइड लिया। आपको याद है मैंने आपको एक रीजन बताया था आपके लास्ट आईएनसी और मुस्लिम लीग वाला, कि मुस्लिम लीग आपके ब्रिटिशर्स से नाराज हो जाती है क्योंकि टर्की वॉर में ब्रिटिशर्स अगेंस्ट थे टर्की के, और टर्की में बहुत सारे मुस्लिम्स थे। अब ये देखो, टर्की और बुल्गारिया जर्मनी की तरफ से हैं और ब्रिटेन जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रही है। दैट मीन्स ब्रिटेन जो है वो टर्की के अगेंस्ट लड़ रही है, और टर्की में मुस्लिम मेजोरिटी थी। इस वजह से मुस्लिम लीग्स को अच्छा नहीं लगता है कि आप टर्की के अगेंस्ट लड़ रहे हो, इसलिए हम ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट नहीं करेंगे। देखो सब रिलेट हो रहा है। तो ऐसे करके हुआ कि वो आईएनसी के फ्रेंड बन जाते हैं। सब रिलेट करते चलो और क्रोनोलॉजी में पढ़ो, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, हिस्ट्री क्रोनोलॉजी में ही पढ़नी है। तो अब ठीक है, टर्की और बुल्गारिया भी अगेंस्ट हो गए। अब देखो ग्रुप्स कैसे फॉर्म हुए।
वापस आओ। एक आपका ग्रुप हुआ ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया और हंगरी का आपका जो असैसिनेशन हुआ था इसलिए वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं। एक हुआ आपका जर्मनी, वो भी इन्हीं की तरफ था। टर्की और बुल्गारिया भी इन्हीं का साइड लेते हैं, एज आई टोल्ड यू। ठीक है, ये आपके थे सेंट्रल पावर्स। सेकंड आपका आता है सर्बिया, रशिया, फ्रांस, जापान और इटली, ये सब एक तरफ थे। ये आपके एलीड पावर्स थे। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एमसीक्यूज में क्वेश्चन इस तरीके के भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा कंट्री किससे बिलोंग करता है, कौन सा कंट्री किसके साथ है, मैच द फॉलोइंग, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ठीक है, आपके ग्रुप्स फॉर्म हो गए, और ग्रुप्स कैसे फॉर्म हुए वो भी आपको इस वाले फ्लो चार्ट से समझ आया ना। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। अब कॉजेज हमें पता चल गए हैं, बट एज आई टोल्ड यू, कोई वॉर होती है वो एक दिन में नहीं होती है, देयर मस्ट बी सम इवेंट्स। अब धीरे धीरे कुछ इवेंट्स होंगे वॉर के, और एट द एंड 1980 में वॉर खत्म भी हो जाएगी। देखो क्या हुआ। द वॉर वाज फॉट इन मैनी डिफरेंट एरियाज कॉल्ड फ्रंट्स। जहां जहां पर वॉर लड़ी जाती थी उनको क्या कहते थे, फ्रंट्स कहते थे। और जो जो एम्पायर कर लिया जाता था या एक्वायर कर लिया जाता था उसको कॉलोनी कहते थे, याद है। तो अब देखो, ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जर्मन आर्मी स्वेप्ट अक्रॉस बेल्जियम एंड एंटर्ड सदर्न फ्रांस। ठीक है, वेस्टर्न फ्रंट पर जर्मन इस तरह से लड़ रहे थे। अदर देन दैट एक और इवेंट हुआ, ट्रेंच वॉरफेयर। ट्रेंच वॉरफेयर का मतलब क्या हुआ था, ऐसे सुरंग टाइप की बनाई जा रही थी, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर रहना मुश्किल हो रहा था। बहुत ज्यादा आपके क्या हो रहे थे, बॉम्ब एक्सप्लोजन, गन्स, ये सब हो रहा था। तो लोग क्या कर रहे थे, ऐसे सुरंग बना रहे थे, ट्रेंच में रह रहे थे। ठीक है, उन ट्रेंच में रहना बहुत टफ होता था, बहुत ही टफ। कई बार सफोकेशन से मर जाते थे, कई बार बीमारी से मर जाते थे। इट्स टफ टू सर्वाइव इन दैट। तो वो भी एक आपका इवेंट क्रिएट हो गया वॉर के लिए। लोग परेशान जो हो रहे थे भाई, दूसरी दूसरी कंट्री आप वॉर कर रहे हो, आप इतनी सारी चीजें कर रहे हो, तो हम परेशान हो रहे हैं ट्रेंच में रहकर। ठीक है, वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट पे भी वॉर स्टार्ट हो जाती है, वेस्टर्न पे तो थी ही, ईस्टर्न पे भी स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट इवेंट होता है पॉलिसी ऑफ ब्लॉकेड टू स्टॉप मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का जब आप मोबिलाइजेशन ही रोक दोगे, मतलब खाना पीना, जो भी आपकी यूटिलिटीज के सामान है, अगर आप उस रिसोर्सेज को रोक दोगे, नहीं जाने दोगे, तो सिविलियंस तो मर जाएंगे ना, लोग तो मरने लगेंगे, आर्मी तो मरने लगेगी ना, जब खाने पीने को ही नहीं मिलेगा। तो ये भी आपका क्या हुआ, यहाँ पर रोका जाने लगा। तो ये भी एक इवेंट हुआ। ठीक है, गुस्सा बढ़ रहा है धीरे धीरे, वॉर अभी एकदम एक्सट्रीम पीक पे आने वाली है। अब देखो, वॉर अगेंस्ट टर्की एंड टर्क सरेंडर्ड इन अक्टूबर 1918। अब जब ये सारी चीजें हो गई, वॉर चलती जा रही है, फाइनली 1918 में टर्की क्या करती है, सरेंडर कर देती है कि ठीक है, अब मेरे को नहीं लड़ना है, जाओ यहाँ से। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, एंट्री ऑफ यूएसए इन द वॉर इन 1915। 1915 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वॉर ने एक दूसरा ही मोड़ ले लिया। अब इसमें यूएसए आ गया। यूएसए जो चुपचाप बैठा था, शांति से अपना काम कर रहा था, अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहा था, पहले वो भी ब्रिटिश के अंडर आता था, राइट। वो अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहा था, बट कुछ ऐसा छोटा सा इंसिडेंट हुआ कि उनको गुस्सा आ गया। देखो हुआ क्या, जर्मन ने क्या किया, जर्मन यू बोट संक शिप एंड 128 अमेरिकन डाइड एंड एंटी जर्मन फीलिंग राउस्ड। उनकी जो शिप थी, जर्मन ने क्या किया, वो वहां पर डुबा दी, वहां पर जाने नहीं दी। उसमें 128 अमेरिकन भी थे, उन्हें लगा हम ब्रिटेन के लिए कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स को मार रहे हैं, बट द थिंग इज उसमें 128 अमेरिकन भी थे। अब अमेरिकन को गुस्सा आ गया, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे ना, हमारे सिटीजन को क्यों मारा आपने, हमारे लोगों को क्यों मारा आपने। अमेरिकन एंटी जर्मन हो जाएंगे यहाँ से। और बहुत सारे बॉम्ब वॉम्ब बनाते हैं ये लोग, मस्त एकदम, हिटलर को भी ऐसे कर देते हैं। एट द एंड वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमको पता चलेगा, देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है वर्ल्ड वॉर की भी, कैसे यूएसए काम करता है। देयर इज लॉट ऑफ मूवीज एज वेल इन हॉलीवुड, आप प्लीज उन्हें देखो। ओपेनहाइमर आपने शायद देखी हो, ओपेनहाइमर में भी देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैज एक्सप्लेन्ड एटम बॉम्ब और सारी बॉम्ब्स के बारे में, तो वो देखना, मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये सारी मूवीज से भी आप ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी ऐसी मूवी है, वहां भी आप जा सकते हो, उसको भी देख सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज है। आई थिंक ब्लाइंड समथिंग कुछ है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ओके, तो अब क्या हुआ कि अमेरिकन हैं वो एंटी जर्मन हो गए। अब इन्होंने, जर्मनी ने एक कंट्री उस साइड में, किधर एलिड वाली साइड में एक और बढ़वा दिया, क्या, यूएसए। अब यूएसए भी फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, सर्बिया उनका सपोर्टर हो गया, राइट। और यूएसए थोड़ा पावरफुल भी था। ठीक है, यूएसए में बहुत सारे साइंटिस्ट इतना बढ़िया काम कर रहे थे, तो थोड़ा पावरफुल भी था आर्मामेंट्स में भी। ठीक है, अब एंटी जर्मन भी हो चुका है। अब देखो इसने क्या किया, एग्जिट ऑफ रशिया इन 1917, विड्रॉल ऑफ रशिया बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन। अभी रशिया में क्या, चलो यूएसए तो बढ़ गया लीड में, लेकिन रशिया धीरे से पीछे हो गया। रशिया के यहाँ क्या हुआ, रिवॉल्यूशन आ गया, वहां के जो सिटीजन थे उनको पता चल गया था कि ये रशिया ठीक से काम नहीं कर रहा है, बहुत डिक्टेटरशिप चल रही है,
रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा। तो रिवॉल्यूशन की वजह से रशिया अपने कंट्री में ही इतना परेशान हो गया था कि उससे लड़ाई करने का उसके पास पावर ही नहीं बचा था, एंड देवर लाइक हम विड्रॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपना कंट्री पहले देख लूं, अपना सिटीजन देख लूं, उसके बाद आई फाइट, बाद में आता हूँ वर्ल्ड वाइड लेवल पे। ठीक है, तो अभी कंट्री लेवल पे देख लेता हूँ। तो रशिया ने एग्जिट कर दिया और यूएसए ने एंट्री मार दी। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। फाइनली एट द एंड 1918 में वॉर एंड होती है, और कैसे एंड होती है वो देखो। ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसए launched a military offensive in July 1918 and Germany and her allies began to collapse. अब जब यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस जो कि ऑलरेडी सुपर पावर टाइप के थे, जिनकी कॉलोनीज बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रही थी, एशिया अफ्रीका में जिनके लेबर सोल्जर्स फोर्सेस थी, तो वो पावरफुल हुई ना, वो पावरफुल है। और जर्मनी जो है वो उसके सामने पावरफुल नहीं है। तो फिर अब क्या हो गया, तो 1918 में जर्मनी वाले जो एलीट थे वो सब कोलैप्स कर जाएंगे, और कौन रहेगा पावर में? ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए आपके क्या होंगे, पावर में रहेंगे, और वॉर यहाँ पर एंड होती है। अब वॉर एंड तो हो रही है, लेकिन एक पैक्ट साइन करवाया जाएगा जर्मनी से। एक पैक्ट, एक ऑफिशियल पेपर तो जरूरी है ना वॉर एंड होने के लिए, सो दैट उनको भी रियलाइज हो कि देखो तुमने ये किया था, अब ये पैक्ट साइन करो, उसके बाद ही हम, जैसे ट्रीटीज होती है ना, ट्रीटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कमिट अ फाइट। आप किसी फाइट को जब रोकते हो तो एक ट्रीटी साइन होती है, सो दैट आप लोग ऑफिशियली किसी चीज पर एग्री करते हो कि आप बार बार लड़ाई नहीं करोगे। तो उसी तरह से यहाँ पर एक ट्रीटी साइन होगी। अब वो ट्रीटी क्या है, उसकी वजह से फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हो जाएगी वो देखते हैं। देखो, रिजल्ट्स ऑफ द वॉर। वॉर खत्म, वॉर 1918 में खत्म हो गई। यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन आपके सुपर पावर में चले गए, जर्मन आपका कोलैप्स कर गया। ठीक है, अब देखो हुआ क्या। द ट्रीटी ऑफ वर्साई, जून 28 1919। एज आई टोल्ड यू, वॉर एंड हुई है तो एक ट्रीटी जरूर होगी। तो ट्रीटी में क्या हुआ देखो। द विक्टोरियस पावर और द अलीज मेट इन एंड कॉन्फ्रेंस फर्स्ट इन वर्साई। जो आपकी जो पावर जो जीत गए थे, मींस यूएसए आपका हो गया, ब्रिटेन हो गया, और आपका फ्रांस हो गया, सर्बिया हो गया, ये सब क्या हुआ, ये विन कर गए। जब ये विन कर गए तो इन्होंने एक मीटिंग रखी कहाँ, वर्साई में, एंड आफ्टर दैट एक पेरिस कॉन्फ्रेंस भी रखी। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने क्या किया, एक ऑफिशियल एग्रीमेंट बनवाया जिस पर जर्मनी को साइन करना था, क्योंकि जर्मनी हार गया था। और जब जर्मनी को साइन करना है और ये जीत गए हैं, तो देयर मस्ट बी कुछ तो डिमांड ये रखने वाले हैं। अब वो देखो क्या है। As a result of the discussion at the Paris Conference on June 28, 1919, the Treaty of Versailles was signed. It ended the war. The basis of the treaty's negotiation was the American President Wilson's 14 points. आप समझो, अमेरिकन को ये पावर मिल गया, क्योंकि अमेरिकन ने जब एंट्री मारी ना, तो वॉर एकदम से एंड हो गई 1918 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी अमेरिकन ही एंड करेंगे। हिरोशिमा नागासाकी याद आ रहा है, तो वो भी वही करेंगे। तो दैट मीन्स यूएस जो है वो सुपर पावर में आ रहा है क्या? डेफिनेटली, आज भी सुपर पावर में है। तो यूएस जो है वो सुपर पावर में आ रहा है। वहां के जो आपके प्रेसिडेंट हैं वुड्रो विल्सन, उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, एक 14 पॉइंट्स का पैक्ट बनाया, एक 14 पॉइंट्स की ट्रीटी बनाई, जिस पर जर्मनी को साइन करना था। जो ट्रीटी कौन सी थी, वर्साई की ट्रीटी थी। ठीक है, अब इस ट्रीटी में ऐसा क्या हुआ देखो। द ट्रीटी वॉज डिजाइन टू प्रिवेंट जर्मनी फ्रॉम गोइंग टू वॉर अगेन। ट्रीटी में सिंपली इतनी चीजें थी कि जर्मनी अब दोबारा लड़ाई ना करे, चुपचाप बैठो। लेकिन ऐसा होगा क्या? नहीं यार, हिटलर आएंगे अभी, कहाँ कोई शांत बैठता है, तभी तो वर्ल्ड वॉर 2 होगी। अब देखो ट्रीटी के टर्म्स क्या थे। 14 पॉइंट्स उन्होंने तो बोल दिया कि हम 14 पॉइंट्स दे रहे हैं, आपको फॉलो करना है। अब उन 14 पॉइंट्स में ऐसे ऐसे पॉइंट्स थे कि जर्मन वाज लाइक नहीं मानूंगा मैं, और फिर हिटलर आएंगे देखना। अब देखो पॉइंट्स क्या थे। ये ट्रीटी आपकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपकी ट्रीटी के बारे में पूछ लिया जाता है कि आपका क्या कॉजेस था, ट्रीटी का क्या इम्पैक्ट था, कैसे कैसे क्या क्या चीजें थी, तो ये याद कर लेना। ठीक है, समझो अभी। फिर बाद में जब हम आपका क्या करेंगे, क्विक रिवीजन देंगे ना, उसमें आपको मैं रटाने का काम करूंगी। अभी आपको मैं समझाने का काम कर रही हूँ, तो प्लीज बेस बनाओ, समझो। ये मत सोचना कि यहाँ से रटू कैसे। समझो, सिर्फ कहानी समझो, बढ़िया से समझो, एकदम मजे से समझो, दिमाग में बिठा लो बेस। और जब क्विक रिवीजन मैं कराऊंगी आपको, अक्टूबर के बाद आपका क्विक रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। अक्टूबर में सारे चैप्टर आपके एंड हो जाएंगे, सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, एज आई टोल्ड यू इन योर प्लानर। उसके बाद हम क्विक रिवीजन करेंगे, विद इन 30 मिनट्स में हम हर एक चैप्टर को खत्म करेंगे क्वेश्चंस के साथ में, और मैं आपको रटाऊंगी भी। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो, वो एग्जाम टाइम के लिए है।
और 3 टाइम्स रिवीजन मैं कराऊंगी आपको, ठीक है। अभी देखो फिर क्या हुआ, टर्म्स ऑफ द ट्रीटी, अभी बस समझो, बैठ के दिमाग खोल के समझो कि चल क्या रहा है, बिहाइंड द सीन समझो, ठीक है। और हाफ ईयरली आप, मुझे पता है आप लोग के हाफ ईयरली हैं, तो आराम से हाफ ईयरली दो, इतनी टेंशन मत लो। फाइनल एग्जाम में आप 100 से ऊपर की तैयारी करके जाने वाले हो, आई मेक श्योर। बस आप अपना पार्ट प्ले करना, कि चीजें देखते रहना और करते रहना जैसे मैं कह रही हूँ, ठीक है। प्लानर वाला वीडियो प्लीज आप लोग एक बार देख लो, ठीक है। चलो देखो आप ट्रीटी में आते वापस। द ट्रीटी डिक्लेयर जर्मनी गिल्टी ऑफ एग्रेशन। ट्रीटी ने क्या किया कि जर्मनी को, कि अब आपको मानना पड़ेगा कि आप गिल्टी हैं, क्योंकि आप हार गए हो तो आपको तो मानना ही पड़ेगा कि आप गिल्टी हैं, क्योंकि आपने गलत किया है। तो जीतता है वही तो अच्छा है, तो ऐसा ही होता है। तो जर्मनी वॉज रिक्वायर्ड टू पे फॉर द लॉस एंड डैमेजेस। जो लॉस हुए, जो डैमेजेस हुए, जो हार गया उसको देने पड़ रहे थे। तो वो लॉस थे कितने वो देखो जरा। It was fixed at $33 billion, which was too much. $33 billion at that time. That means बहुत सारा लॉस हुआ, और जर्मनी को ये भी बेयर करना पड़ा। ऑलरेडी गिल्टी वाला भी बेयर किया, पैसे से भी बेयर किया। अब देखो क्या हुआ, कंपनसेशन एंड हैड टू सप्लाई ह्यूज क्वांटिटीज टू कोल टू फ्रांस। अब ये जो कोल वाली जो माइंस थी जर्मनी की, वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, कोल वगैरह भी आपके जो है, जो विनर कंट्रीज हैं उनको देने पड़ेंगे। दैट मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें ये हमसे ले रहे हैं। जर्मनी गुस्साएगा तो है ही ना थोड़ा सा। फिर देखो फिर क्या हुआ, द एरिया ऑफ द राइन वैली वॉज टू बी डीमिलिटराइज्ड एंड द जर्मन टेरिटरी वेस्ट ऑफ राइन वॉज टू बी ऑक्यूपाइड बाई द एलीट ट्रूप्स फॉर 15 years। आपकी राइन वैली जो थी ना, वो आपकी डिवीजन का काम करती थी फ्रांस में। तो वो क्या था, वहां पर उन्होंने बोला कि आप इसको डीमिलिटराइज करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो विनिंग कंट्रीज है उनकी मिलिट्री आएगी, और वो भी 15 years के लिए। दैट मीन सारा पावर आप ले रहे हो, आप हमारा कैपिटलिस्टिक पावर भी ले रहे हो, आप हमारा मिलिट्री पावर भी ले रहे हो, ठीक है। जर्मनी बिल्कुल ऐसे ही हो गया, हैंडीकैप टाइप्स। आप देखो और क्या हुआ इस ट्रीटी में। जर्मनी लॉस्ट अलास्का लॉरेन टू फ्रांस, यूपेंड एट मलमेडी टू बेल्जियम, एंड शेल, आई थिंक ये स्लेस्विग है, हाँ स्लेस्विग टू डेनमार्क। डेंजिंग बिकेम अ फ्री पोर्ट इन दी पॉलिश टेरिटरी। कई सारे जर्मनी के जो चीजें थी, जो आइलैंड्स थे, जो जगह थी, जो एरियाज थे, वो भी बहुत सारे लोगों को चले गए, एक्वायर कर लिए गए। लोगों ने अपना उस पर पावर जनरेट कर लिया, ठीक है। और क्या हुआ देखो, जर्मनी सीडेड पार्ट्स ऑफ हर प्री वॉर टेरिटरी टू डेनमार्क। जो इसका पार्ट था पहले से, प्री वॉर के पहले, वो भी आपने दे दिया, वो भी उनको देना पड़ गया। क्या कर सकते थे, सब देना ही पड़ेगा। उसके बाद देखो क्या हुआ, बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया एंड फ्रांस, ये सारे पार्ट आपको देने पड़ गए। किसको? यूरोप, ये आपके फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए को। इसीलिए आज भी बहुत सारी जो कॉन्टिनेंट, बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं जो पावर में किसी और के आते हैं, बट हैं वो किसी और कॉन्टिनेंट में। तो ये सारी चीजें ना उस टाइम से चलती चली आ रही, इसलिए पावर जनरेट हो गया। अब देखो फिर क्या हुआ, द कोल माइंस इन द जर्मन एरिया कॉल्ड सार, ठीक है, सार कोल माइन है जर्मन में। वो क्या हुई, फ्रांस फॉर 15 years एंड द एरिया वाज टू बी गवर्न बाय द लीग ऑफ नेशंस। जो सार एरिया था ना कोल वाला, वो आपके फ्रांस ने एक्वायर कर लिया फॉर 15 years। अब उसको कोल वहां से मिलेगा आराम से, इजिली, एकदम बढ़िया से। और जो गवर्नमेंट वहां पर काम करेगी, वो काम करेगी आपकी लीग ऑफ नेशंस। अब ये लीग ऑफ नेशंस क्या है, एक लीग ऑफ नेशंस भी आएगा अभी देखो, एक अथॉरिटी टाइप की चीज भी यहाँ पे जनरेट करने के लिए इन्होंने इस ट्रीटी में बोल दिया, वो क्या है, लीग ऑफ नेशंस है। आगे देखो क्या हुआ, जर्मनी लॉस्ट ऑल हर कॉलोनीज टू द विट्रियस एलाइज ब्रिटेन, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका एंड पोर्चुगल। जर्मनी के जितने भी जहां पर कॉलोनीज थी, जहां पर जर्मनी ने अपना पावर जनरेट कर रखा था, जिन एरियाज में, वो सारे के सारे अब विनिंग के पास चले गए। विनिंग मीन्स आपका ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, ये सारे जो कंट्रीज थे उनके पास चले गए, ठीक है। और क्या हुआ, बेचारा जर्मनी बिल्कुल एक्सप्लॉइट हो गया अब तो हारने के बाद। तो गुस्सा होना तो बनता था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होनी भी बनती थी, ठीक है। बेस जनरेट हो गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, कैसे, ट्रीटी की वजह से। समवेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखो, जर्मन कॉलोनीज इन द पैसिफिक एंड द एरियाज अंडर द हर कंट्रोल इन चाइना वर गिवन टू जापान। जो चाइना में कंट्रोल्ड इनकी जो चीजें थी, वो ब्रिटेन के कंट्रोल थी, लेकिन जितनी भी जर्मन के कंट्रोल थी वो सारी सारी जापान को दे दी गई, ठीक है, क्योंकि जापान उनकी साइड में था, इसलिए सारी की सारी चीजें जापान को दे दी गई, ठीक है। चाइना वॉज अलाइंड विद द allies ड्यूरिंग द वॉर, बट हर एरियाज अंडर जर्मन कंट्रोल वर गिवन अवे टू जापान, ठीक है, वही चीज लिखी है यहाँ पे भी। उसके बाद क्या था, द जर्मन आर्मी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू फोर्स ऑफ 1 लाख सोल्जर्स। उनकी आर्मी को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपकी जो नेवी है, आपकी जो आर्मी है, आपके जो सोल्जर्स है, उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर देना। आर्मामेंट्स आप बढ़ाने ही नहीं दोगे,
सोल्जर्स आप बढ़ाने नहीं दोगे तो वो पावरफुल बनेगी ही नहीं, चुपके चुपके लेकिन वो करेगी, ठीक है। अपना साइड बाई साइड वो धीरे धीरे करके आर्मी बढ़ाएगी डेफिनेटली, बट इन पर बोल दिया गया था कि आप ये नहीं करोगे, ठीक है, नहीं करेंगे। आपके जो सबमरीन है इन सबको भी बैन कर दिया गया, और आपकी जो नेवी है उसको लिमिटेड कर दिया गया 15,000 मेन तक सिर्फ, ठीक है। एंड देन देखो क्या हुआ, द ट्रीटी अफर्म्ड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया एंड यूगोस्लाविया। देखो, जो कुछ पर्टिकुलर जगह थी जहां पर जर्मन एक्वायर कर रहा था, जहां पर जर्मन का पावर था, जहां पर सुपीरियोरिटी थी, वो सब अब फ्री बन गए, इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन जाएंगे, जैसे कि आपके बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया, ठीक है। अदर देन दैट क्या हुआ, द कोवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस वाज एडेड टू द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ठीक है। आपकी जो एक लीग थी, लीग ऑफ नेशन, वो भी फॉर्म कर दी गई ट्रीटी ऑफ वर्साइल। अदर देन दैट देखो क्या हुआ रिजल्ट वॉर का, ये टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स भी हुए। वॉर का इम्पैक्ट क्या हुआ कि टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स हुए डेफिनेटली, एज आई टोल्ड यू बहुत सारे जो कंट्रीज थे इंडिपेंडेंट हो गए, कुछ कंट्रीज जो थे वो जो जर्मनी के अंडर थे वो चले गए आपके कहीं फ्रांस के पास चले गए, कुछ यूएसए के पास चले गए, कुछ ब्रिटेन के पास चले गए, जैसे कि डेनमार्क हो गया आपका, बेल्जियम हो गया और चेकोस्लोवाकिया हो गया, तो ये सब क्या थे, सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सारा रीअरेंजमेंट होगा फिर से। देखो कैसे हुआ, इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री द यूनाइटेड स्टेट्स सरपास्ड यूरोप टू एमर्ज एज अ वर्ल्ड पावर। अब देखो, जो सुपर पावर है वो कौन बन गया है, वो यूएसए बन गया है, यूएसए के आते ही वॉर खत्म ही फर्स्ट वाली, सेकंड भी वही खत्म करेगा। लेकिन अब क्या हुआ, सुपर पावर के फॉर्म में कौन आ गया है, आपका यूएसए आ गया है, कहां पर, यूरोप तो बिल्कुल सप्रेस हो गया, ठीक है। अभी तक ये जो यूरोप में लड़ाई हो रही थी, अब वो यूएसए के पास सुपर पावर ले दी है। अब क्या हुआ, 3 रूलिंग डायनेस्टी वर डिस्ट्रॉयड। आपकी जो रूलिंग डायनेस्टी थी, तीन कहां कहां पर थी मैं बता रही हूँ, वो तीन भी डिस्ट्रॉय हो गई। कौन कौन सी थी देखो, आपकी रोमानोव इन रशिया थी, आपकी होहेंजोलन इन जर्मनी थी, एंड हैप्सबर्ग इन ऑस्ट्रिया और हंगरी। ये तीनों आपकी डायनेस्टी भी डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। और क्या हुआ, सून आफ्टर द वॉर द रूल ऑफ ऑटोमन्स केम टू एन एंड। ऑटोमन का जो रूल चल रहा था टर्की में वो भी एंड हो गया, अब ऑटोमन नहीं चलेगा, ठीक है। अदर देन दैट देखो क्या हुआ, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी बिकेम सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट। ऑस्ट्रिया हंगरी अभी तक साथ में हम नाम ले रहे थे ना, याद है, अब क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी सेपरेट स्टेट्स बन जाएंगे, ठीक है। और क्या हुआ देखो, चेकोस्लोवाकिया एंड यूगोस्लोविया इमर्ज एज इंडिपेंडेंट स्टेट, एज आई टोल्ड यू, कुछ इंडिपेंडेंट भी आपके कंट्रीज बन जाएंगे ना, तो ये आपके सब इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए, ठीक है। दस डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन यूरोप स्टार्टेड। अब क्या होगा, ऑटोमन तो चला गया आपका टर्की से भी, और ये जो आपकी डिक्टेटरशिप चल रही थी जर्मन वाली, ये सारी चीजें यूरोप में जो चल रही थी वो सब अब खत्म होगी, और अब डेमोक्रेसी की तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है। सारी स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो रही है ना धीरे धीरे, तो डेमोक्रेसी की तरफ हम मूव करने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स क्या होंगी, इंडिपेंडेंटली काम करने लग जाएंगे, फ्री होने लग जाएंगी, इसलिए। अब देखो, इंडिपेंडेंट कल्चर इमर्ज्ड आफ्टर द वॉर सच एज फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया एंड यूगोस्लाविया। अब इंडिपेंडेंट कल्चर, इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर्म हुई है तो इंडिपेंडेंट कल्चर भी फॉर्म होगा, इंडिपेंडेंट कल्चर फॉर्म होगा तो डेमोक्रेसी तो डेफिनेटली फॉर्म होगी ही होगी, ठीक है। तो बहुत सारे अच्छे इंपैक्ट भी हुए वॉर के, देख रहे हो, रीअरेंजमेंट की वजह से बहुत सारे अच्छे इंपैक्ट भी हुए। और देखो क्या हुआ, देखो टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट में मैंने आपको ये मैप दिखाया है, जिसमें आपके देखिए पोलैंड यहाँ है, लिथुआनिया यहाँ है, लातविया यहाँ है, एस्टोनिया यहाँ है, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे वो सब है, देखिए चेकोस्लोवाकिया यहाँ है, हंगरी है, ये यूगोस्लाविया हो गया आपका, ठीक है, ये जर्मनी हो गया आपका। तो ये आप मैप एक बार देख लीजिएगा ठीक से कि क्या क्या है, मैप देख लेना बहुत अच्छा रहता है, इससे ना आइडिया लग जाता है क्या चीजें कहाँ पर है, थोड़ा सा इमेजिनेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, तीसरी चीज क्या हुई रिजल्ट में वॉर के, वो हुआ आपका फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी लीग ऑफ नेशंस क्या है, लीग ऑफ नेशंस क्या है जो कि फॉर्म हुआ वर्साई की ट्रीटी में, हमने बोला था कि एक लीग ऑफ नेशन फॉर्म होगी, जो कि रिजल्ट था किसका, वॉर का। अब लीग ऑफ नेशन फॉर्म हो जाती है आपकी 1920 में। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर वॉज क्रिएशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन। सबसे इंपॉर्टेंट था लीग ऑफ नेशन को फॉर्म होना। अभी लीग ऑफ नेशन है क्या और काम क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है, देखो, द हॉरर्स ऑफ वॉर कन्विंस्ड द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड दैट there must be a mechanism to prevent war and promote international cooperation. This culminated in the setting up of the
लीग ऑफ नेशंस। लोग डरे हुए थे, सारे लीडर्स को ये लग रहा था कि लड़ाई फिर से हो सकती है, जब पहले वॉर हुई है वर्ल्ड वाइड तो बाद में भी हो सकती है, बड़े सारे इश्यूज हैं, तो एक प्लेटफॉर्म सेट किया गया कि आप लोग आपस में बात कर सको और वॉर ना हो सके, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म सेट किया गया, लीग ऑफ नेशंस, जिसमें कई सारे पॉइंट्स रखे गए कि आपको ये फॉलो करना होगा सो दैट नेक्स्ट टाइम वॉर ना हो। अब पॉइंट्स क्या थे नेशन ऑफ लीग्स के, वो देखते हैं। देखो, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस के कुछ एम्स भी थे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, सो दैट आप उन्हें अगर फॉलो करोगे तो आप लड़ाई नहीं करोगे, बिकॉज पीपल वर सो मच इन हॉरर कि भाई कितनी लड़ाई हुई है, फिर से हो सकती है, जो नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से बहुत लॉस होता है वर्ल्ड वाइड। अगर चीजें लड़ रहे हैं, आप देख रहे हो 33 बिलियन का लॉस जो कि जर्मनी ने बेयर किया, कितना बड़ा लॉस है 33 बिलियन। उस तरीके से लॉसेस और हुए होंगे, सिविलियन लॉस हुआ होगा, इकोनॉमिकली लॉस हुआ होगा, रिसोर्सेज लॉस हुआ होगा, तो इसलिए वो लॉस हर किसी को इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी यूक्रेन और रशिया का वॉर जब से चल रहा है, देर इज लॉट ऑफ लॉसेज विच हैज बीन फेस्ड बाय अदर कंट्रीज एज वेल। ठीक है, वन सेकेंड। तो लॉसेस हर कोई बेयर कर रहा है हर कंट्री में, इसीलिए क्या हुआ कि नेशन ऑफ लीग्स फॉर्म कर दी कि आप लोगों का बाद में इम्पैक्ट इस तरीके के ना हो, वॉर ना हो, इसके लिए। ठीक है, तो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं हम लीग ऑफ नेशंस के, कि बहुत इंपॉर्टेंट है लीग ऑफ नेशंस क्या है, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या ये फुलफिल हुए या नहीं हुए, ये भी आपको बताऊंगी मैं। ठीक है, देखो, ऑल द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू एनी सीक्रेट ट्रीटीज और अलायंस। एज यू नो, सीक्रेटली अलायंस ही तो चल रहा था आपका, किसका, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन का एक अलायंस चल रहा था, उसके अगेंस्ट में आपका जर्मनी का अलायंस चल रहा था ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ। अब ये जब ट्रीटी और अलायंस आप फॉर्म कर लेते हो चुपके चुपके, तो ग्रुपिज्म हो जाता है ना। अब जब ग्रुपिज्म हो जाता है तो लड़ाई एक से होगी तो दूसरा लड़ने आ जाएगा, तीसरा लड़ने आ जाएगा, ऐसे करके बहुत सारे लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे। हमने देखा ना कितने सारे लोग लड़ने लग गए थे, तो ऐसे ही हुआ। तो इन्होंने बोला, इस लीग ने, इस नेशंस ऑफ लीग ने, कि कोई भी स्टेट कोई भी ट्रीटी या फिर कोई भी आपकी जो अलायंस है वो फॉर्म नहीं करेगी, चुपके चुपके कुछ नहीं होगा ऐसा। ठीक है, यानी कि ग्रुपिज्म को कोई प्रमोट नहीं करेगा, कोई ग्रुप फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, गुट बना के लड़ाई हो सकती थी ना, इसलिए। ठीक है, चलो उसके बाद क्या हुआ, द मेंबर स्टेट्स वर नॉट सपोज टू मेंटेन ह्यूज आर्मीज, वॉरशिप्स एंड डिस्ट्रक्टिव आर्मामेंट्स। आपके आर्मामेंट्स भी रीजन थे ना लड़ाई का, क्योंकि उन्होंने क्या था, रेस ऑफ आर्मामेंट्स कर ली थी। इसलिए अब जो आर्मामेंट्स और ये सारी चीजें हैं ना, वॉरशिप्स हैं, फोर्सेस हैं, सोल्जर्स हैं, उसको लिमिटेड रखोगे। ठीक है, वो अननेसेसरी आप इंक्रीज नहीं करोगे। ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या था, ऑल ऑल स्टेट वर टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स इंडिपेंडेंस। आप हर किसी की इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करोगे। ठीक है, यानी कि इंपीरियलिज्म नहीं लाने दोगे, एग्रेसिव नेशनलिज्म नहीं लाने दोगे, आप क्या करोगे, रिस्पेक्ट करोगे डेमोक्रेसी की। ठीक है, अदर देन दैट ऑल स्टेट्स वर टू रेफर देयर म्यूचुअल डिस्प्यूट्स इफ एनी टू ऑफ द लीग ऑफ नेशंस फॉर अ पीसफुल सेटलमेंट। अब क्या होगा, अगर मान लो कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो जो नेशंस लीग है वो एक प्लेटफॉर्म जनरेट कर रही है कि आप आओ, बैठो, बात करो, हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें भी हेल्प के लिए ही तो हैं। अभी हम लोग जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, हमारे यूनाइटेड नेशंस वाले ऑर्गेनाइजेशंस भी हम पढ़ेंगे इसी यूनिट में। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या हेल्प करते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसका भी सारी चीजें देखेंगे क्या है। तो यहाँ पर ये क्या था कि जो लीग थी वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही थी कि आप म्यूचुअली जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर सकते और वो लड़ाई तक ना पहुंचे, एटलीस्ट वर्ल्ड वॉर तक ना पहुंचे चीजें। ठीक है, अच्छी चीजें थी, अच्छे एम्स थे, अच्छे ऑब्जेक्टिव्स थे। The member states were to take necessary actions as directed by the league against any state which tried to disturb the world peace and order। अब देखो, जो मेंबर्स थे ना आपके, जो लीग में मेंबर थे, वो आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकते थे, आपकी चीजों को सप्रेस कर सकते थे, अगर आप ट्राई करोगे, क्या आप डेमोक्रेसी को खराब करोगे, अगर आप लड़ाई करने की कोशिश करोगे, अगर आप उल्टे सीधे काम करोगे, तो मेंबर्स जो होते थे आपके इसमें, इस लीग में, वो आपके अगेंस्ट चीजों को कर सकते थे। ठीक है, आपको रोक सकते थे, ये सारा पावर भी दे दिया गया। लेकिन ये पावर किसे था, जो मेंबर होगा नेशन ऑफ लीग का। अब देखो, apart from political functions, the League of Nations was supposed to promote cultural, social and economic cooperation among the member states।
आपके जो कल्चरल चीजें आप रिस्पेक्ट तो करोगे ही एक दूसरे की। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी मेंबर्स हैं आपकी लीग में, यानी अलग अलग कंट्रीज के हुए, अलग अलग कंट्रीज मतलब अलग अलग कल्चर हुआ, अलग अलग चीजें हुई, अलग अलग इकोनॉमिक चीजें हुई, डेवलपमेंट हुआ, तो आप लोग एक दूसरे की चीजों को प्रमोट करोगे, ना कि डिमोटिवेट करोगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, एम्स और ऑब्जेक्टिव हो गए। एक सेकेंड, आपके जो लीग के ऑब्जेक्टिव्स और एम्स थे वो तो हमने देख लिया, बट क्या लीग आपकी एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाई? क्या ऐसा हुआ? ऐसा हुआ होता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुई होती, पर ऐसा नहीं हो पाया। देखो हुआ क्या है, एंड कैसे हुआ लीग का। Two major countries, Germany and the Soviet Union, were not allowed to be become its member for many years. अब जर्मनी को और सोवियत को इसका मेंबर बनने के लिए आप अलाउ ही नहीं कर रहे हो, तो अब वो बेचारी करे तो करे क्या? कहीं से कुछ तो अलाउ करो कि कुछ तो वो कर सके ना। फोर्सेस का आप बाउंडेशन लगा रहे हो, ठीक है, पर उसको कुछ करने तो दो। उसको कुछ करने ही नहीं दिया कुछ टाइम के लिए, ठीक है, मेंबर भी नहीं बनने दिया कि आप कुछ नहीं फॉर्म कर सकते। अदर देन दैट देखो क्या किया, यूनाइटेड स्टेट उसने ज्वाइन ही नहीं किया। यूनाइटेड स्टेट जिसने की ये ट्रीटी बनाई, जिसके प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट्स की ये ट्रीटी बनाई थी, ये नेशनल लीग्स बनाई थी, उन्होंने क्या बोला, वो है ही नहीं इसके पार्ट। अब जब वो इसके पार्ट ही नहीं है तो वो आर्मामेंट भी बनाते रहेंगे। तो मतलब ये तो बायस्ड जैसी हुई ना। अब जब बायस्ड जैसी आप लीग फॉर्म करोगे, नेशंस लीग आप बायस्ड फॉर्म करोगे, तो क्या वो काम करेगी? नहीं करेगी। लोग अगेंस्ट हो जाएंगे और वर्ल्ड वॉर सेकेंड डेफिनेटली होगी। और देखो और क्या हुआ, The rise of dictatorship in Germany and Italy led to weakening the league. अब डिक्टेटरशिप जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ना, डिक्टेटरशिप का राइज, उसमें देखना आप, यहां से ही देखो इंटरलिंक हो गया है डिक्टेटरशिप। अब डिक्टेटरशिप आ जाएगा जिसकी वजह से लीग की जो इम्पैक्ट था, लीग की जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो फुलफिल नहीं होंगे। क्योंकि हमने क्या सोचा था कि डेमोक्रेसी से काम चलेगा, बट डिक्टेटरशिप फिर से आएगी कहां पर, जर्मनी और इटली में, ठीक है। अदर देन दैट क्या होगा, अनफॉर्चुनेटली द लीग केम टू एन एंड एज हिटलर कमिटेड एग्रेशन ऑन पोलैंड व्हिच बिगिन द वॉर, वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939। अब देखो एज आई टोल्ड यू ना कि हिटलर आ जाएगा अभी। अब हिटलर जी भी आ गए हैं, डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो गई है जर्मनी में। अब हिटलर जब आए हैं तो फिर इश्यूज तो होने हैं। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड वो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लीग में आपने क्या बोला, नेशंस की क्या स्टेज सेटअप किया, आई जस्ट डोंट केयर। मैं तो हिटलर हूँ, मैं तो अपनी तरह से काम करूंगा। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का यहाँ से बेस भी क्रिएट हो गया, समझे। वर्ल्ड वॉर वन खुद में एक रीजन है वर्ल्ड वॉर टू का, ठीक है। तो आपका वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो जाएगा और डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो डिक्टेटरशिप के बारे में पढ़ेंगे। आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। इसके बाद इसके एमसीक्यूज भी मैं आपको ला रही हूँ, वो सॉल्व कर लीजिए आप लोग। उसके बाद सेकंड चैप्टर मूव करेंगे, फिर उसके एमसीक्यूज करेंगे, एंड जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स हैं वो जब आपका मैं क्विक रिवीजन कराऊंगी ना अक्टूबर में, सारा सिलेबस खत्म होने के बाद, तो मैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स, आपके डाउट क्लियर भी करूंगी, क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से बताऊंगी, कीवर्ड्स के साथ में रटा भी दूंगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी स्टोरी का नरेशन एंजॉय करो, दिमाग में ऐसे बिठा लो कि हाँ ये हुआ था, ऐसा बेस था, कहानी की तरह सब समझो। अभी रटने की कोशिश बहुत मत करो, ठीक है। मैं बता रही हूँ आपको, अभी क्या करो, कहानी का बेस बनाओ। 3 बार वीडियो देखना, 3 बार में मेरी वॉइस में आपको कहानी याद हो जाएगी, और जब कहानी याद हो जाएगी तो कीवर्ड्स भी आपको याद हो जाएंगे, और सेंटेंस फॉर्मेशन में आप उस्ताद हो, आई नो, ठीक है। चलिए, तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।